कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हूं आपके साथ पिनास त्यागी। बिहार में चुनाव से पहले बहुत ही दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार पर अपनी कुर्सी बचाने, तेजस्वी पर अपनी दावेदारी ठोकने और प्रशांत किशोर पर लोगों का भरोसा जीतने का प्रेशर है। और इस इंटरेस्टिंग चुनाव से पहले एक लेटेस्ट नया सर्वे आया है जो कह रहा है कि नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सीएम शहरी की पॉपुलैरिटी में भी वो तेजस्वी से पीछे जा रहे हैं। 18 साल से लेकर 35 साल के युवा वर्ग में नीतीश की सबसे बड़ी चुनौती जो है बेरोजगार और शिक्षा है। सरकार के खिलाफ इसी वर्ग में सबसे ज्यादा गुस्सा है। प्रशांत किशोर जनसुराज के साथ तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है। हर रोज चुनाव बदलता है, तो क्या आने वाले महीनों में नीतीश के पास बाउंस बैक करने का कोई ऑप्शन है? एंटी इनकम्बेंसी तो भाई पिछली बार भी थी, लेकिन नीतीश हारते हारते चुनाव जीत गए थे। पिछली बार ओवैसी थे, तो इस बार प्रशांत किशोर भी हैं और मोदी के हनुमान भी लौट आए हैं। तो अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा चुनाव? कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार इस बार चुनाव हारने वाले हैं या फिर हारते हारते जीत जाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार की चुनावी बिसात पर ये ताजा सर्वे के जो आंकड़े हैं, जो ऊपर से दिख रहे हैं, इनके भीतर क्या कुछ कह रहे हैं वो बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और डेटा रिसर्चर अमिताभ तिवारी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं का ये सर्वे है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं और शुभ्रास्ता जो है वो आ चुकी हैं। बस इंतजार है उनके स्टूडियो में आने का। तो शुभ्रास्ता आइए, प्लीज वेलकम प्लीज। तो शुरुआत हम करते हैं। अमिताभ जी, आप ही का सर्वे है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपके मेजर पॉइंट्स जो हैं वो क्या इसमें से निकल कर आए हैं? देखिए, इसको आपको 2020 का चुनाव जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। वो चुनाव भी लगभग बराबरी वोट शेयर्स थे, कांटे की टक्कर थी। जैसा आपने कहा, 12,000 मतों का फर्क था, क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन है, दोनों के पास लगभग फिक्स्ड वोट ब्लॉक्स हैं, 32 से 35% का। और ये चुनाव अभी 3 महीने है चुनाव में, तो ओपन चुनाव है। दोनों ही गठबंधन लगभग नियरली इक्वली प्लेस्ड हैं। आज की डेट में लगभग 12 से 13% अनडिसाइडेड वोटर हैं जो डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली कौन ये चुनाव जीतेगा। और वो जो 12 से 13% अनडिसाइडेड वोटर हैं, वो उसमें से आधा से ज़्यादा लोग कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद डिसाइड करेंगे या फिर ड्यूरिंग द कैंपेन डिसाइड करेंगे। तो उसमें समय है। एक बात सिर्फ हो रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, ऑफ कोर्स हाई है, क्योंकि नेचुरल है, 20 साल से लगभग नीतीश कुमार है सरकार में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हाई होने का मतलब ऑटोमेटिक मतलब नहीं होता है कि विपक्ष जीतेगा। जैसे आपने कहा कि पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी और हारते हारते जीत गए नीतीश कुमार, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपको एक्सप्लॉइट करनी होती है एज एन ऑपोजिशन पार्टी। आपको उसको टैप करना पड़ता है, उसमें मेहनत होती है, और एंटी इनकम्बेंसी के वोट को कंसोलिडेट करना होता है। जो अभी एटलीस्ट 2 धड़ों में अगर 48% स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो लगभग 36% महागठबंधन और 10% के करीब लगभग प्रशांत किशोर की पार्टी में बंटता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल एक कांटे की टक्कर होगी, सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट होगा जैसा पिछली बार हुआ था, और मजेदार चुनाव होगा। तो मजेदार चुनाव होगा। शुभ्रास्ता, आपको क्या लगता है कि ठीक है, आंकड़े जो हैं सबको पता है एंटी इनकम्बेंसी है और भाई इतने साल शासन कर लिया है, होनी भी लाजमी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश के पास अभी भी रिवाइवल का, बाउंस बैक करने का मौका है, या इस बार डन एंड डस्टेड हो गया है? देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर 48% एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब 52% प्रो इनकम्बेंसी है। तो प्रो इनकम, एक बात जो अभी कही गई वो बात बिल्कुल सच है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से कैंपेन नैरेटिव में फ्लोट कर पाते हैं। बट दूसरी बात ये भी है कि प्रो इनकम्बेंसी है, तो आप उसको, आप जो अपने जो वोट ब्लॉक्स हैं, आप उनको कैसे पकड़ के रख पाते हैं। इस बार अभी हम आने के पहले चर्चा कर रहे थे, तो यही था कि बिहार चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। वो ये भी एक प्रो इनकम्बेंसी का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, कुछ न ऐसा दिखना कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग वॉर रूम में काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सुसुप्तावस्था में जितना ज़्यादा चीज़ें चले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सागर में हिलोरें ज़्यादा होती हैं तो उस सिचुएशन में एंटी इनकम्बेंसी वॉइसेस उनको बल ज़्यादा मिलता है।
तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये सीट दर सीट का चुनाव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। और जिस तरीके से बिहार का नैरेटिव आज नेशनल लेवल पर जो डिस्कस हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे विस्तार से चर्चा होने की भी ज़रूरत है। और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ट्रेडिशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, तो इन पे बहुत लंबी चर्चाएं की जा सकती हैं। तो देवेंद्र, इसी बात को आगे ले जाएं, एंटी इनकम्बेंसी है, डेटा में भी नजर आ रही है और वो सबको समझ में भी आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझ नहीं आ रही, पार्टी को नहीं दिख रही होगी, फिर भी वो नीतीश के चेहरे और नीतीश को साथ लेकर ही चल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार एसेट हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इसमें बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार एसेट हैं। और मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अगर आप बात कीजिए तो समझ में आता है कि जो मौजूदा विकल्प हैं एनडीए गठबंधन के पास, उनमें उनसे बेहतर चेहरा नहीं है। तो जाना तो आपको उनके साथ ही है, उनके साथ ही फायदा होगा। चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सीट वाइज ही इलेक्शन होगा, क्रॉस द स्टेट कोई एक इशू हो, कोई एक लहर हो, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि चुनाव इतना ओपन है कि बिहार जैसे स्टेट की अगर बात करें तो एक राजनीतिक बयान पूरे चुनाव की हवा निकाल सकता है। जैसे 2015 का चुनाव याद होगा कि संघ प्रमुख का एक बयान आरक्षण को लेके और पूरे चुनाव की फिजा बदल गई थी। तो वो तो एकदम से ओपन रहेगा, लेकिन ये एक टफ इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इधर वे कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि पिछले बार के चुनाव को उठा के देखें तो 243 में से 166 सीट पे हार जीत का फासला अगर 5000 वोटों से कम हो, 243 में से 223 सीटों पे हार जीत का फासला 10,000 से कम हो। जब 5000 और 10,000 से कम की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये कि उसका 50%, मतलब 5000 का अगर 2500 वोट कहीं और चला गया तो जो जीता वो हार जाएगा। बिल्कुल। 10,000 का 5000 एक वोट कहीं और चला गया तो जो जीता तो हार जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रशांत किशोर जैसी पार्टी इतनी मजबूत दावेदारी दिखा रही है ग्राउंड पे, अगर तो ये चुनाव तो एकदम से ओपन रहेगा कि किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट है, किसका सिलेक्शन बेहतर है, जातिगत समीकरण को किसने बेहतर साध लिया। और जब जातिगत समीकरण साधने की हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे एनडीए के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि एनडीए ने ऑलरेडी अपना एक होमवर्क किया है हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि एनडीए के कैंडिडेट्स किस विधानसभा सीट पे कौन से होंगे, उसका जातिगत समीकरण ठीक होना चाहिए। मतलब ये कि एक सीट अगर बीजेपी के कोटे में आई, दूसरी जेडीयू की, तीसरी एलजेपी की, तो तीनों एक ही जातियों को वोट ना दे दें, वो एक ही जातियों को टिकट ना दे दें। तो कॉम्बिनेशन साधा जा रहा है। मतलब उनको भी एहसास है इस बात का कि अल्टीमेटली बिहार के इलेक्शन कास्ट पे ही जाता है और उसको आप कितना बेहतर तरीके से साध सकें, इस पूरा चुनाव उसी का रहेगा। पिछली बार के चुनाव से इस बार फर्क ये है कि पिछली बार एक चिराग पासवान एनडीए के लिए घातक का काम कर रहे थे, इस बार वो नहीं कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर हैं जो दोनों में से किसी का वोट काटेंगे। तो दोनों में से किसका वोट काटेंगे ये भी है। आपने ये तो बताया है अपने सर्वे में कि प्रशांत किशोर जो हैं वो तीसरे विकल्प के तौर पर, लोगों की पसंद के तौर पर भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। चिराग पासवान से भी आगे खड़े हैं जब सीएम के चेहरे पर देखना है। तो आपको क्या लगता है, उन्हें वोट मिलेंगे? इससे ज्यादा चिंता पार्टियों को यह है कि वो किसके वोट काटेंगे। देखिए, एक बात तो क्या है कि बिहार में एक अनऑफिशियल थर्ड फ्रंट हमेशा रहा है। 20% से 25% वोट शेयर तक रहा है अदर्स का, स्मॉलर पार्टीज का। तो सबसे पहले तो वो नुकसान अदर्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि अदर्स का वोट वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अदर्स के पास एक चेहरा आ गया है। पहले जो छितरा हुआ था, बिछड़ा हुआ था, बसपा, AIMIM, RLSP एटसेट्रा एटसेट्रा, एक वो फोर्स है। दूसरा है क्योंकि ये सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है, और जैसा हमने वो चारों बाईपोल्स में भी देखा है जहां उनका प्रदर्शन लगभग 10% ही रहा है औसतन। सीट बाय सीट, क्योंकि कास्ट वाइज रहेगा, स्ट्रैटेजिस्ट वो हैं तो ये वो तो समझ रहे हैं कि भाई अगर इस जाति का कैंडिडेट किसी पार्टी ने नहीं दिया है और मैं उस स्पेसिफिक जाति का कैंडिडेट उतार देता हूँ तो 5,000, 10,000, 2,500, 15,000 वोट डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट आ सकता है। बहुत सारे टिकट्स हो सकता है जो दोनों गठबंधन डिनाई कर दें, उनको वो दे दें, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पहले वो क्लेम कर रहे थे कि हम 170 सीट से कुछ जीतेंगे, अब वो कह रहे हैं लार्जली कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, करेक्ट। तो किंग नहीं बनेंगे, शायद उनका इसका आभास उनको हो चुका है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 25-30 सीटों पे फोकस करके अगर पिछली बार की तरह एक सिचुएशन हो जाए जिसमें उनकी पार्टी 5-10 सीटें अगर जीत जाती, जैसे AIMIM पिछली बार जीत गई थी, तो क्या पता वो किंग मेकर बन जाए, करेक्ट। लेकिन इस सर्वे में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से लिया गया है सैंपल, इसमें सीट बाय सीट सैंपल नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जैसा हम लोग चर्चा भी कर रहे थे अभी, कि जैसे ही आप सीट दर सीट वोट शेयर प्रेडिक्शन करने लगते हैं, ऐसी पार्टीज का जिसका उतना मजबूत संगठन नहीं है, जो एक लार्जली चेहरे पे है, वो 2-3% नीचे फिर ऑटोमेटिक वो वोट खिसकने लगता है, क्योंकि वहाँ पे किसी को कैंडिडेट दिखता नहीं है। और 50% वोटर तो लगभग कैंडिडेट के हिसाब से, लोकल कैंडिडेट के हिसाब से वोट करेंगे। श्रेष्ठ, आपको क्या लगता है कि ठीक है, सर ने बताया कि सीट बाय सीट जो है टफ फाइट होने वाली है, लेकिन
प्रशांत किशोर एंटी इनकम्बेंसी का वोट काटेंगे, ये तो है, या फिर दूसरे खेमे का भी वोट काट सकता है? देखिए पिनाज, मेरा जो अनुभव, जो भी क्षेत्र का अनुभव रहा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे प्रशांत किशोर हो या पुष्पम प्रिया चौधरी हो, ये प्रो इनकम्बेंसी, जो एंटी इनकम्बेंसी जो सुर होता है उस सुर में फाकें होती हैं और ये एक फाक को एक अच्छी हवा मिलती है, तो इससे मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी को फायदा होता है, क्योंकि आप जैसा कि कहा गया कि आइडिया है कि मुझे नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना है, जब सत्ता आती है तो हम नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें और हम हार्ड नेगोशिएशंस करें। वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप अगर अपनी आवाज़ जनता के पक्ष में रखते हैं, विच मीन्स आप थोड़ा एंटी इनकम्बेंट रहते हैं, लेकिन आप इनकम्बेंट के विरुद्ध इतना ज़्यादा सीमा पार करके नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है कि टुमारो नेगोशिएटिंग टेबल विल बी माइन। तो उस सिचुएशन में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने आकलन के हिसाब से भी कह रही हूँ और जो भी आज मेरी बातचीत भी हुई है कुछ प्रमुख लोगों से, उनके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि प्रशांत किशोर जी हो या पुष्पम प्रिया जी हो, ये दोनों बीजेपी के लिए खतरा नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट्स ओके टू हैव सम इंटरेस्टिंग फिगर्स इन बिहार पॉलिटिक्स। कि बीजेपी के लिए जो मदद पिछली बार ओवैसी ने करी है वो प्रशांत किशोर से आके डबल अप हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँ मदद की बात, ये ग्रुप बी टीम वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ पिनाज। मैं कह रही हूँ कि आप जब एंटी इनकम्बेंसी आवाजें होती हैं, उसमें कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, आप बहुत क्लियर होते हैं कि आप बिल्कुल ही सत्ता के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन आप कुछ मामलों में बहुत स्ट्रेटेजिक चुप्पी रख करके आप बात करते हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक चुप्पी दोनों तरफ से है। देवेंद्र, गुजरात का चुनाव अगर हम बात करें तो गुजरात के चुनाव में केजरीवाल पहुंचे थे, खुद जीते नहीं थे, बहुत कुछ तीर नहीं मारा था, कुछ ही सीट उनको मिली थी, लेकिन कांग्रेस का गेम बहुत बिगाड़ दिया था। तो जो गुजरात में केजरीवाल ने किया वो प्रशांत किशोर बिहार में करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? किसके लिहाज से, एनडीए के लिहाज से या महागठबंधन के लिहाज से? एनडीए के लिहाज से? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तरफ। अभी जैसे प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, किसको कहाँ डैमेज करेंगे, ये सब कुछ निर्भर करेगा कैंडिडेट पे। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसमें बीजेपी के पास हर सीट पे अगर आप उठा के बात कर लेते हैं 3 से 4 ऑप्शन है, तो उनमें से कौन सा व्यक्ति बीजेपी का टिकट पाता है, जो नहीं पाता है, क्या वो इतना निराश होता है कि वो पीके की टीम में चला जाए और वहाँ से चुनाव लड़ ले, तो ये उन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। और इस बात का एहसास बीजेपी को है। गृहमंत्री अमित शाह की अगर बात करें, जो सबसे बड़े चाणक्य होंगे एक बार फिर से बिहार के इलेक्शन के लिए, अगस्त में 8 अगस्त को जा रहे हैं, अभी पहले तो सीतामढ़ी जाएंगे, लेकिन उसके बाद बिहार को 6 जोन में बांट के, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के इलेक्शन को उन्होंने हर जोन के हिसाब से वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बूथ मैनेजमेंट किया था, यही फॉर्मूला वो फिर बिहार में अपनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से निर्भर करेगी इस बात पे कि आपका एनडीए का कैंडिडेट सिलेक्शन कितना अच्छा है, बूथ मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कैंपेन आपने कितना अच्छा किया, और इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें, और उसमें जो सबसे बड़ी बात होगी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसमें बीजेपी के पास ये एडवांटेज है कि इलेक्शन वो ज़्यादा बेहतर लड़ेंगे, संसाधन के पास ज़्यादा रहेंगे, नैरेटिव वो ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। बैगेज है, बैगेज ये कि एक तो जेडीयू के हिसाब से अगर बात करें तो जेडीयू कितना अच्छा कर पाएगी, क्या जेडीयू का संगठन ग्राउंड पर उतना मेहनत कर रहा है। हालांकि हर जिले में जो जेडीयू का कार्यक्रम हुआ, एक संवाद कार्यक्रम उन लोगों ने किया था, उस सब में अच्छी भीड़ थी। वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन भीड़ हर जगह पे अच्छी भीड़ आ रही थी। तो इसलिए ये तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का जो अपना वोटर है वो खिसका नहीं है, उसको बूथ तक कितना पहुंचाने में सफल होते हैं, बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी, एनडीए के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। महागठबंधन के सामने एक जो प्लस पॉइंट है कि उनके यादव मुस्लिम में तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनकी जो चुनौती है पीके के लिहाज से कि जो सीटें वो कांग्रेस को देंगे, सीपीआई को देंगे, सहनी को देंगे, वहाँ जो उनके कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आया और वहाँ के यादव कैंडिडेट को पीके ने उतार दिया, तो आरजेडी का वो कैंडिडेट हो, सीट चली गई कांग्रेस के हिस्से में, तो आरजेडी का कैंडिडेट पीके का होगा, तो फिर वो डैमेज समझा जा सकता है कहाँ होगा। और आपने खुद ही बताया अभी कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन और बहुत ही क्लोज फाइट थी। बिल्कुल, तो आगे डैमेज। और पीके जैसे अपने दम पे पूरा नैरेटिव, जैसे पीके जहाँ भी जा रहे हैं भीड़ हो रही है, जो बातें कह रहे हैं लोग समझ रहे हैं, तार्किक मान रहे हैं, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि बात तो सही कह रहा है यार ये आदमी, लेकिन वोट के तौर पे कोई लहर क्रिएट कर दे ये संभावना नहीं है। वो उसमें हर सीट पे उनका कैंडिडेट कैसा है, जैसे उपचुनाव जो हुआ था उसमें भी उसी सीट पे उनके कैंडिडेट ने अच्छा पाया जहां से ऑलरेडी वो अच्छा मजबूत कैंडिडेट था, उसको वहां से टिकट नहीं मिले तो इन्होंने टिकट दे दिया। असंतुष्टों को संतुष्ट करके ही कुछ कारनामा दिखा सकते हैं वो, अदरवाइज नहीं। बिहार की जनता से, बिहार के लिए कहा जाता है कि जाति जो है वहां से जाति नहीं है, तो आपको लगता है कि पीके जिस तरह की बातें कर रहे हैं जो सबको पसंद बहुत आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब आप
पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे तो बटन दबाते वक्त भी वो बातें जहन में रहेंगी। मतलब बिहार के वोटर के मिजाज की बात करूं तो इसमें दो चीज़ें, एक तो जैसे मेरा ये मानना है कि बिहार को लेके ये खास तरीके का नैरेटिव चलाया गया कि वहाँ सिर्फ जातियों पे ही इलेक्शन होता है। जातियों पे इलेक्शन देश में हर जगह ही होता है, कहाँ नहीं होता है। लेकिन बिहार के बारे में कोई भी बड़ी आराम से कहेगा कि अरे वहाँ पे तो सिर्फ जाति पे इलेक्शन होता है। भाई महाराष्ट्र में जाति पे नहीं होता है। हम ही बोलते हैं ये चीज कि बिहार में इलेक्शन जाति इंग्रेंड है ना। आई मीन हमारे कल्चर में जाति इंग्रेंड है। आई थिंक एक अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी का सर्वे था 2018 का, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 55% लोगों ने कहा था कि वो अपने जाति के लीडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो कि एटलीस्ट एट 45% लोग हैं जो जाति के अलावा इश्यूज या मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। बट इट इज अक्रॉस सदर्न स्टेट्स हो चाहे नॉर्दर्न स्टेट्स हो, 50, 55, 57% तक लोग अपने ही कैंडिडेट्स को प्रेफर। कर्नाटक में लिंगायत, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, ये सब क्या है, हर जगह जाट पे ही होता है। लेकिन बिहार पे ये चिपका दिया जाता है। दूसरी चीज कि हाँ, वोट के लिहाज से जो आपने पूछा, वाकई कि ये बात सुनना और जब आप वोट कास्ट करेंगे तो उस पर करना, उसमें बड़ा फर्क होगा। वो पीके के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत संभावना इस बात की रहती है कि चुनाव जब आखिर में जाता है ना, तो एकदम से दो गठबंधन के बीच में एकदम नेक टू नेक फाइट जब वाली स्थिति रहती है, तो ऑप्शन यही दो रहता है। तो वहाँ पर फिर पीके क्या ये नैरेटिव जो भीड़ लेके आ रहे हैं, जो नैरेटिव चला रहे हैं, जो लॉजिकल बात कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं कि ये सारी चीज़ें एकदम से प्लस पॉइंट है, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी? तो ये अभी इसमें थोड़ा वक्त है। और आने वाले 3 महीने आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह से आपको अनफोल्ड होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखें नीतीश के साथ, ठीक है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी जो है आपके सर्वे में गिरती हुई नजर आ रही है, तेजस्वी उनसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर नीतीश के साथ, नीतीश के जो अपना वोट बैंक है, आपने 25% के करीब उनको जो वोट दिया अगर ऑन एन एवरेज, तो उसके साथ फिर आप चिराग पासवान की पार्टी का भी वोट जोड़ लीजिए, फिर उसके साथ आप बाकी वोट भी जोड़िए, तो उनका वोट बढ़ के 40% के करीब पहुंच जाता है। वहीं तेजस्वी के पास जो ऑप्शन आती है वो 35% ही पहुंच पाती है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या हमें सीट बाय सीट भी नजर आएगा? देखिए क्या है कि महागठबंधन के साथ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। एक इशू जो आपने गिनाया कि एनडीए के पास कंबाइंड लीडरशिप है और जो 2-3 अलग अलग लीडर हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जितन राम मांझी, वो अपनी अपनी कास्ट और कम्युनिटी का कुछ ना कुछ वोट ऐड करते हैं। महागठबंधन में लार्जली लीडर तेजस्वी यादव है, उनके अलावा कोई और लीडर दिखता नहीं है। वो एक बॉटलनेक है महागठबंधन के लिए। दूसरा है कि जो जंगल राज का स्टिग्मा है वो कभी भी उसको श्रग ऑफ नहीं कर पाए। हालांकि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और मुझे कभी ऐसा दिखा भी नहीं कि महागठबंधन की तरफ से एफर्ट हुआ हो, लेकिन इस बार एक एफर्ट दिख रहा है। समहाउ डेटा वेटा के साथ बात कर रहे हैं उनके स्पोक्सपर्सन्स वगैरह, इससे ये भी दिखता है कि नीतीश इज नॉट इन कंट्रोल। समहाउ दैट नैरेटिव ऑल्सो, बिकॉज इट टाइज अप विद द ओवरऑल नैरेटिव। तो ये एक बॉटलनेक है। और एक तीसरा उनका जो सिंबल है, लालटेन इज नॉट अ मॉडर्न सिंबल, करेक्ट? आई मीन इट डज नॉट कनेक्ट विथ यूथ, ठीक है। और इसमें एक MY के बियॉन्ड उनका जो एक्सपेंशन का इशू है। तो ये 3-4 इश्यूज हैं महागठबंधन के साथ। और जैसा सुभराज जी ने कहा, कंसेप्चुअली लॉजिकली कोई भी पार्टी अगर तीसरी फोर्स के रूप में खड़ी होती है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट वो स्प्लिट करती है। लेकिन एनडीए को भी कहीं ना कहीं वो डैमेज इस हिसाब से करते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी को एम्पलीफाई कर रहे हैं। पहले जो सिर्फ शायद महागठबंधन ही अटैक कर रहा था, आज 2 लोग अटैक कर रहे हैं, जो गुजरात में भी हमको देखने को मिला एक टाइम पे। क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी भाजपा के ऊपर अटैक कर रही है, करेक्ट? तो जहां एमजेपी पीछे हो जाएगी अटैक करने में भी, मान लीजिए, तो प्रशांत किशोर उसको मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद थोड़ा ज़्यादा डेटा और फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। चुनाव पूरा ओपन है और सीट बाई सीट चुनाव, मजेदार चुनाव ही होने वाला, मजेदार चुनाव होगा। लेकिन आपने जहां जंगल राज की और इसकी बात की, तो कानून व्यवस्था को लेकर आपके सर्वे में लोग बहुत ज्यादा खुश, कि उन्हें ऐसा लगा हो कि जंगल राज से एकदम मुक्ति मिल गई है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, ऐसे आंकड़े तो नहीं निकल कर आए? हाँ, इसमें ऑफकोर्स एक रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में इवेंट्स हैं, लेकिन अभी तक उसको एक मुद्दा बना करके किसी ने उठाया नहीं था। अगर आप डेवलपमेंट या नीतीश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देख लें, तो हम लोग एज बिहारीज आज भी अगर देखेंगे तो भाई बिहार में बहुत कुछ हुआ है, बट बहुत कुछ करने की जरूरत है। समहाउ बिकॉज द बेस इटसेल्फ इज बहुत लो जीडीपी का या पर कैपिटा इनकम का। आज भी बिहार बॉटम 3, बॉटम 5 में बहुत सारे इंडिकेटर्स में आपको मिलता है, करेक्ट? सो द क्वेश्चन इज कि क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है 20 सालों में, इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर। एंड लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है।
सुशासन बाबू को जो उनका एक तगमा जो उनको मिला है वो उसके ऊपर है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगले 3 महीने में इंसिडेंट्स बढ़ते हैं या नीतीश कुमार उसको कंट्रोल कर लेते हैं और विपक्ष इसको उठा पाता है कि नहीं जिस लेवल पे, ताकि जो ये डिसकंटेंट है वो एक्चुअली वोट में कन्वर्ट हो सके या और कंसोलिडेट हो वो वोट। शुभ्रा से जो सर्वे है उसमें जो सबसे ज्यादा अगर नाराजगी जो निकलकर सामने आ रही है वो 18 से 34 आयु वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा उसका मोहभंग दिख रहा है मौजूदा सरकार से, उसके अपने इश्यूज हैं। तो ये वोट बैंक को आने वाले 3 महीने में नीतीश फिर से साध पाएंगे? देखिए 18 से 34 को भी अगर हम सेग्रीगेट करें तो 18 साल वाले वो युवा हैं जो कि जिन्होंने नीतीश जी को मुझे लगता है 5-6 साल की उम्र से देखना शुरू किया होगा। उन्होंने जंगल राज उनके दिमाग में वो परिकल्पना नहीं है। 34, 35, 36 वाला जो एज ब्रैकेट उसमें हम लोग आते हैं, हम लोग पलायन कर चुके थे, हमारे लिए वो नैरेटिव फिर भी स्ट्रांग हो सकता है। बीच की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी उतना एसोसिएट नहीं कर पाएगी क्योंकि फिर वही चीज़ें उन्होंने देखा नहीं था वो माहौल। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो एक दिक्कत रही है इस सरकार की वो ये रही है कि नीतीश कुमार जी ने अपने काम को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए था वो नहीं हो पाए। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं के लिए जो काम किया नीतीश जी ने, मैं लगातार ये बात हर शो में कहती आ रही हूँ कि जेडीयू ने जितना ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया नीतीश जी की सरकार में जितना ज़्यादा हुआ उतना किसी सरकार में नेशनली नहीं किया। लेकिन आपके पास एक तेज तर्रार महिला प्रवक्ता तक नहीं है जेडीयू से जो कि अपनी बात आधिकारिक रूप से रख सकें। ये सब कमियां थी। अगर ये रहती, अगर ये चीज़ें सॉर्टेड होती तो आज इस मुकाम पे नहीं होते कि हम ये डिस्कस कर रहे होते कि नैरेटिव क्या बनना चाहिए था। हालांकि मेरा मानना है कि इन सब के बावजूद जब हम बेस पर आते हैं कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है, उसमें 2-3 मुद्दे जो उभर करके आने चाहिए थे वो इस चुनाव में नहीं दिख रहे। जैसे पिछले चुनाव में भी कमोबेश ये मुद्दा था कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो हम नीतीश जी के नाम पे लड़ रहे थे, लेकिन इस बार देवेंद्र जी भी इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं। भाजपा ने क्लियर जरूर किया है कि नीतीश कुमार जी ही उनका चेहरा होंगे, लेकिन इंटरनली एक्सटर्नली सब जान रहे हैं कि नीतीश जी अब उस अवस्था में है नहीं कि अगले 5 साल तक वो चुनाव सरकार ले करके रखें। तो लीडरशिप का क्वेश्चन सॉर्टेड नहीं नजर आ रहा है अभी। इसके अलावा पूरे बिहार में एक बिहार व्यापी जो एक इशू होता है, ऐसा कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो मुद्दे होंगे वही हावी होंगे चुनाव पे, और इसीलिए बार बार इस बात की कवायद की जा रही है कि सीट पर जाइए। हालांकि बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि एक मुद्दा उभर करके अभी वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा है वो एक तरीके से एक स्टेट वाइड नैरेटिव देने की उसको कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा कितना ज्यादा स्टेट वाइड रहेगा इसकी भी सीमा है, क्योंकि सीमांचल में आप वो नैरेटिव बना ले जाएंगे, बट आप गया में क्या करेंगे, आप जहानाबाद में क्या करेंगे, आप अरवल में क्या करेंगे। तो ये इश्यूज हैं जिस पे मुझे लगता है बात होगी आगे। नीतीश का जिक्र किया है शुभ्रास्ता ने, तो नीतीश पिछली बार भी कमजोर हुए और इस बार भी उनको लेकर पर्सनलाइज अटैक भी हो रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर, उनके काम करने की कार्यकुशलता को लेकर, और गृह मंत्रालय खुद संभालते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी। तो बीजेपी के लिए नीतीश एक कैश 22 सिचुएशन हो गए देवेंद्र। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर आप बात करें तो अभी के लॉ एंड ऑर्डर और पहले के जंगल राज की जब बात की जाती है तो उसमें एक मूलभूत फर्क है। वो मूलभूत फर्क हमेशा से आरजेडी के लिए बैगेज होगा, जेडीयू के लिए समस्या, एनडीए के लिए समस्या नहीं हो सकती। किस लिहाज से कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखेंगे सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, क्या सिवान में मर्डर नहीं हो रहा है? मर्डर हो रहा है, लेकिन क्या सिवान के लोग ये मानेंगे कि हाँ जैसा शहाबुद्दीन का काल था वैसा ही हो गया है? और अगर ऐसा नहीं है, तस्लीमुद्दीन का जैसा था वैसा ही हो गया है, साधु यादव, सुभाष यादव की जो दादागिरी चलती थी अभी वैसा है और उसको वैसा पॉलिटिकल पैट्रोनिज्म मिला है, मुख्यमंत्री के घर से ऐसा मिल रहा है, क्या ऐसा है? नहीं है। रामराज नहीं है कि जहाँ एक भाई दूसरे भाई की हत्या ना करे, एक दोस्त दूसरे दोस्त का मर्डर ना करे। मर्डर हर जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन सब जगह हो रहा है। तो आप मीडिया के नैरेटिव में ये ज़रूर होगा कि इतने सारे मर्डर, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं उनके जहन में जैसे ही कंपेयर होगा कि यार पहले क्या था और क्या ये जो क्राइम हो रहा है इसके पीछे स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पावर में जो लोग हैं वो करा रहे हैं, वो एक फ़र्क नज़र आता है। वो फ़र्क एनडीए पे बड़ा बर्डन नहीं बनेगा। आपके पास इतने सालों का शासन हो गया ना, आपकी सरकार लगातार हो गई, आपको चुन के इसीलिए भेजा था कि आप नहीं। पहली बात कि एक तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर, लॉ एंड ऑर्डर कहीं खत्म हो जाएगा। यूपी मर्डर नहीं हो रहा है, दिल्ली में नहीं होता है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? तो वो जनता भी जो ग्राउंड पे है वो ये देख रही है ना कि भाई अब स्थिति कैसी है, क्या वैसा सिचुएशन सफोकेटेड है कि भाई आपने कुछ ही बोला तो आपको मर्डर करा दिया जाएगा, आपको तेजाब में डाल दिया जाएगा, वैसा है? अगर नहीं है। दूसरी चीज़ की जो बर्डन है ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया के हिसाब से वो ये
कि इनका एक भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसकी ऐसी छवि हो जनता में जो कि बहुत अच्छी छवि के तौर पर, जैसे हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे की ही बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप सोचें कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से अटैक करते हैं, और मुझे बीजेपी का भी नेता कोई ऐसा नहीं मिलता जो अपने मिनिस्टर की तारीफ कर रहा हो। तो अगर इस तरह की छवि आपके मंत्रियों की है तो वो बैगेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ढोना ज़्यादा बड़ी चुनौती है बनिस्पत वो लॉ एंड ऑर्डर। अमिताभ जी, ये बैगेज जो देवेंद्र जिक्र कर रहे हैं वो आपके डेटा में भी निकल कर आया है। मौजूदा विधायक मंत्री जो हैं वो लोगों की पसंद कतई नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब सभी लोग सेवा भाव से तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग तो काम भी करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है, ठीक है, जिसमें पावर के लिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे के लिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को छोड़ देते हैं कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूंसी संभालो, कैपिटल में रहते हैं। तो लोगों की समस्याएं जो डे टू डे समस्याएं हैं अक्रॉस अगर आप स्टेट्स देखेंगे लार्जली आपको एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमएलए ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में 25, 30, 35% लोगों को काट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। नीतीश कुमार वही बैगेज है, एसेट है, बात वही है कि आज भी बीजेपी के पास उनके करिश्मा का लीडर है नहीं, ठीक है। दोनों डेप्यूटी सीएम जो है उनको 4% और दूसरे का तो 1% से भी कम आ रहा है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 33-34% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना सीएम अनाउंस करना चाहिए, वो 2020 में भी कह रहे थे, उससे तो नीतीश कमजोरी हुए हैं, लेकिन लीडर नहीं है। हाँ, और फिर वही लोग सर्वे में भी कहते हैं कि विकल्प नहीं है इसीलिए उन्हीं को रख लो। करेक्ट, क्योंकि आपने लीडरशिप डेवलप नहीं करी है। लेकिन इसमें जो एक बात निकल के आती है वो है वोट ट्रांसफर का। हाँ, पिछली बार भी जहां बीजेपी का कैंडिडेट था, जेडीयू के 75% वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया एज पर सीएसडीएस, लेकिन बीजेपी के सिर्फ 55% लोगों ने जेडीयू को वोट किया था, क्योंकि उनको एक विकल्प था एलजेपी के तौर पे, एलजेपी अलग से लड़ रही थी। तो वोट ट्रांसफर इशू होगा। बीजेपी का ये जो 55% था जेडीयू को ट्रांसफर, क्या ये और कम होने वाला है? और कम होगा तो जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं, जेडीयू की सीटें कम होगी तो ओवरऑल एनडीए की सीट कम होगी, बिकॉज अल्टीमेटली जेडीयू कमजोर होगी तो एनडीए कमजोर होगा। करेक्ट, जो पिछली बार भी हुआ 125 सीटें आई। तो ये बहुत सारे डायनामिक्स हैं, इंटरनली कोalition में भी डायनामिक्स हैं हमारे एज इन एनडीए के। और चिराग पासवान भी जिस तरह से ऑपोजिशन विद इन द अलायंस का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है अभी भी श्योर नहीं है कि वो 243 सीटों पे लड़े या अलायंस के साथ लड़े। देखिए उनको एक सीट आई है पिछले 2 बार से, तो लड़ना तो चाहेंगे वो अलायंस के साथ, लेकिन जेडीयू और एलजेपी का एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आज एलजेपी कमजोरी जेडीयू की वजह से हुई है, जो महादलित कमीशन का जो के स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है। तो व्हील्स विद इन व्हील्स है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। देखिए क्या होता है। हम देवेंद्र से पूछेंगे कि बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई है कि अपने हनुमान को जो है वो अपनी शक्तियां अलायंस के साथ ही रखें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार बहुत यूनिटी के तौर पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनको चुनौती का एहसास है। और पिछली बार की जो महत्वाकांक्षाएं जो चीज़ें थी, इस बार वो कंट्रोल इस लिहाज से है कि उनको अब ये समझ में आ रहा है कि एक तो सब कुछ अपने कमांड में आने वाला है, दूसरा अगर थोड़ी सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी, ये कंडीशन समझ में आ गया है। रह गई बात जो तथाकथित राजनीतिक हनुमान है, उनके पॉलिटिकल टेंट्रम्स इतने ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार की वो बयानबाजियाँ करते हैं उससे बीजेपी के नेता बहुत खुश होते हैं, कम से कम टॉप लीडर पे तो नहीं खुश होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक अलग पार्टी है, गठबंधन के घटक दल हैं और ऐसे इशूज़ को उठा के बोल जाते हैं इस बात, तो उसको निश्चित तौर पे बीजेपी के नेता कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा नहीं होगा। और देखा होगा आपने कि जैसे कुछ एक वैसा बयान देते हैं जो गठबंधन पे निशाने पे हो, उसके बाद कुछ दिन चुप रह जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता उस पर अपना वो नाखुशी जाहिर करते हैं कि ये नहीं चलेगा। और जेडीयू ने तय करके बताया था बीजेपी को कि पिछली बार ये 12-13 सीटें थी जो हम तो सीधे एलजेपी के चलते हारे हैं। तो वहाँ पर इस बार आपने देखा होगा कि एनडीए की जितनी बैठकें हुई जिला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, सब एनडीए के तहत हुई। भले ही वो बैठक बीजेपी कर रही हो, भले ही बैठक वो जेडीयू कर रही हो, लेकिन जिले के 5 घटक दल के अध्यक्ष उसमें शामिल रहते थे। तो वो यूनिटी तो नज़र आ रही है पिछली बार की तुलना में। और चिराग पासवान का टेंट्रम जारी रहेगा, सीट्स को लेकर उनके एम्बिशन जारी रहेंगे, लेकिन उसको बीजेपी बार-बार साफ करते हैं कि बिहार की राजनीति उनके लिए ही मतलब सर्वोपरि है। भले ग्राउंड पे वैसे बहुत ना हो। जैसे अगर चिराग पासवान से ये पूछा जाए कि आप 50 पासवान नेताओं के नाम बता दीजिए, तो मुझे ऐसे लोग बता रहे थे कि शायद वो ना बता पाए, बट क्योंकि एलजेपी एक फोर्स है और उस लिहाज से 4-5% वोट है उनके पास, और वो वोट ट्रांसफर होता है बहुत इजीली उनके नाम पे, तो ये ताकत है। जो अमिताभ जी ने बात की जिस तरह से वोट ट्रांसफर की और एडिशन वोट की, ठीक है, जब साथी आते हैं तो एडिशन वोट होता है। नेचुरल अलायंस पिछले इतने दशकों से चला आ रहा है, तो लोगों के दिमाग में भी क्लियर है।
लेकिन तेजस्वी की चुनौती की अगर हम बात करें, MY से आगे क्या? वो वहां पर फंस जाते हैं और उनके साथ कुछ एडिशन ऑफ वोट नहीं हो रहा है। जी, तेजस्वी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ओवरऑल नैरेटिव की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, लालू जी का जो एक करिश्मा था, वो करिश्मा ना तो तेज प्रताप में है ना तेजस्वी में है। तेजस्वी यादव ने अपने लिए ज़रूर एक जगह बनाने की कोशिश की युवा वोटर्स के बीच में, लेकिन जो बार बार जो नैरेटिव पहले बीजेपी उठाती आई और अब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और पुष्पम प्रिया ने भी उठाने की कोशिश की कि भाई आपकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या है राजनीति में बतौर प्रोफेशनल, इन सब से छवि पे डेंट तो पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं 5 से 10% वोट के लिए आप हैंकर कर रहे हैं, चाहे आप मेन स्ट्रीम पार्टी हो या आप नई नवेली पार्टी हो, आप उसी फ्लोटिंग वोटर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जातिगत रूप से निश्चित रूप से MY के अलावा विस्तार होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जो आपके पास दलित और महादलित वोट है वो कहीं ना कहीं अभी भी NDA के खेमे में बहुत पुरजोर तरीके से है। ये आउटरीच करने की कोशिश करते भी हैं तो इतने भयानक तरीके से स्नब होते हैं इनके पास पॉलिसीज की वजह से कि बात आगे बढ़ नहीं पाती। अच्छा, जो अपर कास्ट वोट है वो अभी भी RJD के साथ कंफर्टेबल नहीं है, चाहे आप भले ही नेशनल लेवल पे नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, आप राज्यसभा भेज दें झा जी को, या आप जानबूझ करके ऐसे चेहरे को नेशनल लेवल पर रखने की कोशिश करें कि भाई हम फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है, बट ऐसा होता नहीं है। एक तीसरी समस्या जो मुझे लगती है, उनकी जो आंतरिक पारिवारिक कलह वाली जो समस्या है, वो भी जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि आपके पास उस पूरे परिवार में 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि दिखता है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाह भी रहे हैं और हैं भी, जैसे तेज प्रताप जी हैं, मीसा भारती तो हैं ही, उनके अलावा रोहिणी आचार्य हैं जो सिंगापुर से भी रह करके बिहार की राजनीति पे लगातार बोलती रहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में अगर परिवार सामने नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये लालू जी वाला माहौल नहीं है, क्योंकि लालू जी के समय ये बहुत क्लियर था कि लालू जी नेता हैं और उनके अंडर बाकी जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, वो फेस थे। पर क्या आज हम तेजस्वी को उनके परिवार में होने वाली हर घटना का फेस मान सकते हैं? तो ये सारी समस्याएं मुझे लगता है, और एक एवरेज बिहारी वोटर के लिए मैटर करता है। पिनाज जी, बार बार जब बिहारी वो तासीर की बात होती है, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, आई थिंक बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जहां पे हम खुल करके अपने जितने भी हमारे पूर्वाग्रह उनको हम पहले ही एक्सपोज करते हैं कि भाई हम कास्टेड सोसाइटी हैं जैसा बाकी होते हैं, हम पारिवारिक मूल्यों को तवज्जो देने वाले स्टेट है, हमारे लिए छोटी छोटी बातें, कल्चर की छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं, और इसी वजह से ये डिस्कशन थोड़ा ज्यादा लेयर्ड और थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में ये नहीं है, बाकी स्टेट भी कल्चर के लिए उतने ही आग्रही हैं, बाकी स्टेट भी घोर कास्टिस्ट हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बिहार वाले कह कर करते हैं, मतलब बिल्कुल हम कहते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि कमी है, हाँ, लेकिन अब है तो यही ठीक है। लेकिन अमिताभ जी, एक और चीज जो समझ में आती है कि नीतीश जिसके साथ भी होते हैं, भले उनकी खुद की सीटें घट जाएं, उनका वोट परसेंटेज घट जाए, लेकिन जहां जिस पाले में वो खड़े हो जाते हैं सरकार उसी की बन जाती है। ये क्या फैक्टर है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड वोट ब्लॉक है लगभग 12 से 15% का। आप कितना भी उनको कमज़ोर माने, कमज़ोर हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। कुर्मी समाज प्लस EBCs एंड महादलित, क्योंकि महादलित कैटेगरी उन्होंने बनाई। EBC में भी जो आज सब कैटेगराइजेशन की बात नेशनल लेवल पे हो रही है, उन्होंने पहले ही MBCs के लिए एक सब कोटा वहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो एक एडिशनल वोट ब्लॉक्स उन्होंने एक अपना कोर वोट ब्लॉक बना लिया है जो उनके साथ है। और क्योंकि ठीक है जातिगत वोटिंग होती है, तो ये जो तीनों समाज हैं, इनको इनके समाज या अपने समाज में से कोई भी अन्य दल नहीं दिखता कि वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लार्जली इन कास्ट ग्रुप्स के लीडर वो हैं। महिलाओं में उनकी एक इमेज बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, जीविका दीदी खास करके, और साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं, प्रोहिबिशन है, कांस्टेबल है, भर्तियां हैं पुलिस में जो भर्तियां हैं, रिजर्वेशन है पंचायत वगैरह में। एक वुमेन वोट ब्लॉक उनका एक बहुत मजबूत वोट ब्लॉक है, डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट वुमेन लीडर। ठीक है, एक बहुत मजबूत वोट ब्लॉक उनके पास है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर से भी थोड़ा संबंध जरूर है, क्योंकि और महिलाएं इमोशनल वोटर्स हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, उनके इश्यूज और मुद्दे भी अलग हैं, जिसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने टैप किया है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन ने बिहार में पिछले 25-30 सालों में नहीं किया है। जो स्पेसिफिक स्कीम्स लाए हैं उन्होंने, उनके लिए जिस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, MMR IMR सेक्स रेशियो वगैरह बढ़ा है, ठीक है,
तो इसलिए उनकी एक छवि है, जिसको ये वीडियोस पे वो क्या कर रहे हैं और उनका फ्रजाइल हेल्थ है, कंट्रोल में नहीं है, इससे कोई खास फर्क उन नहीं लोगों को पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है और वो क्रिटिकल नंबर है। अभी भी दूसरे राज्यों से कैसे अलग है बीजेपी की राजनीति यहाँ पे, कि बीजेपी अभी भी आई थिंक इन दिस इलेक्शन वो प्रूव करेगी कि इट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ द अलायंस। इट इज स्टिल इन दैट प्रोसेस कि एल्डर ब्रदर वो है। अगर कैबिनेट में 1:2 है तो सीटें तो 1:2 नहीं होंगी, सीटें बराबर हो रही हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी प्रूव करेगी यहाँ पे कि वो एल्डर ब्रदर है, जो महाराष्ट्र में उसने शायद पहले से ही कर दिया, मोदी एरा में 2014 के चुनाव से ही कर दिया है। यानी कमजोर नीतीश को साथ लेकर बीजेपी उनके एंटी इनकम्बेंसी बैगेज को भी साथ लेकर चल रही है इसी स्ट्रेटेजी के साथ। क्या बिहार में एक सिंपल फार्मूला फिनांस बिहार के बारे में कहा जाता है ना, जो बहुत बेसिक तौर पे कि 3 में से 3 जो प्रमुख दल हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, 3 में से 2 जिधर रहेंगे चुनाव का नतीजा उनके फेवर में रहेगा। तो उस हिसाब से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की उपयोगिता कितनी ज़्यादा है, किधर भी रहे, तो उधर या उधर। आरजेडी गठबंधन के लिहाज से अगर बात करें तो उनका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे उनके यादव और मुस्लिम वोट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज होगा बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत एग्रेसिवली वो वोट करते हैं, अपना 90% बहुत आसानी के साथ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा उन्होंने वोट नहीं जोड़ा है, लेकिन वो जो वोट जोड़ा है क्रॉस स्टेट नहीं जोड़ा है। जैसे मुकेश सहनी को आपने साथ रखा तो निषाद वो एक पॉकेट में जोड़ा, सीपीआई के साथ आप एक पॉकेट में वोट जोड़ लेंगे, लेकिन एक क्रॉस स्टेट आपके पास कोई अलग कास्ट नहीं है। नीतीश कुमार एक ईबीसी वोट का चंक लेके आते हैं। और महिलाओं के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो कि बीजेपी को वोट करते हैं, उनके घर की महिलाओं से भी बात कीजिए, जब वो बीजेपी से अलग थे तो उस समय नीतीश कुमार की ज़्यादा तारीफ फॉलो करती थी। ओके। और मैंने कई बार रिपोर्टिंग के दरमियान ऐसा सुना है कि घर के पुरुष बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाएं कि नहीं नीतीश जी अच्छे हैं, ऐसी चीज़ होती थी। तो वो उनके पास वो प्लस पॉइंट है। बीजेपी के सामने अभी जितने नेता हैं उनमें से एक ज़िले के बाद उनका दूसरे ज़िले में प्रभाव हो, वो भी बड़ा चैलेंज है। जो भी इनके पास नेता हैं, नीतीश ही ऐसे हैं जो अक्रॉस द स्टेट कर सकते हैं। और आप देख रही हैं कि जैसे सोशल मीडिया कैंपेन में अगर आप देखें तो आरजेडी और पीके का कैंपेन इतना शानदार चल रहा है, बीजेपी उसमें फिसड्डी है, एनडीए फिसड्डी है, उसमें काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नेता नहीं है वहाँ पे जो ये इन चीज़ों को समझ के उसको ग्राउंड पे आगे बढ़ा सके, खासतौर पे सुशील नीतीश जी के स्वस्थ होने और सुशील जी के जाने के बाद। यानी कि प्रॉब्लम्स तो दोनों खेमे में हैं अपनी अपनी तरह की, और दिलचस्प होने वाले हैं अगले 3 महीने कि क्या कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं लेकर आते हैं और किसकी स्ट्रैटेजी भारी पड़ती है। तो कम से कम इतना तय है कि बिहार का चुनाव जो है कांटे का चुनाव होगा, दिलचस्प चुनाव होगा। फिलहाल नीतीश जो है थोड़े पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 3 महीने में बाउंस बैक करने का भी पूरा उनके पास ऑप्शन विकल्प खुला हुआ है। आप सभी कॉफी पर इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही।